Hello friends. Hello friends. Welcome you all. Today we are going to start with the chapter number 8 Principles and Practices of Banking का chapter 8 जो कवर करता है रिस्क मैनेजमेंट एंड बेसल। इसमें रिस्क मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन उसका देखेंगे, रिस्क मैनेजमेंट कितने टाइप्स के होते हैं और बेसल क्या होते हैं। सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में दिया है। रिस्क मैनेजमेंट को जानने से पहले हम देख लेते हैं कि रिस्क होता क्या है। रिस्क जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि लाइफ इंश्योरेंस का जो रिस्क होता है, जैसे लाइफ इज़ अनसर्टेन, तो हम लाइफ इंश्योरेंस लेके लाइफ को एक सिक्योर बना लेते हैं कि अगर कुछ रिस्क हुआ तो चलो कंपनी इतने पे करेगी। इस हिसाब से बैंकों का जो इन्वेस्टमेंट होता है उस पर भी रिस्क होता है। तो रिस्क एक्चुअली होता क्या है, तो वी कैन से कि इट इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ड्यू टू अनसर्टेनिटी। कुछ भी अनसर्टेनिटी हो उसकी वजह से जो लॉस अकर होता है, तो ये जो है ये लॉस की पॉसिबिलिटी है। लॉस नहीं होती, रिस्क लॉस नहीं होती, लॉस की पॉसिबिलिटी होती है। इसका मतलब कि लॉस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग्स बोल सकते हैं। सो इन केस ऑफ दिस बैंक इफ़ वी डिफाइन रिस्क, तो बैंक्स जब भी फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन करता है, जैसे कि लोन प्रोवाइड करता है या कुछ इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसे बहुत तरीके के बहुत सारे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिस्क का सामना करना पड़ता है। तो ये हो जाता है कि वो रिस्क को कैसे मैनेज करे, क्योंकि अभी रिस्क जो है दो तरह के होते हैं। अगर रिस्क की बात करें हम तो वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है रिस्क अवर्जन और दूसरा होता है मैनेजमेंट। तो ये एवर्जन के केस में क्या हो जाता है कि बहुत लो रिस्क इन्वेस्टमेंट करना है। लो रिस्क इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लो रिटर्न मिलेगा, जैसे कि नियर जीरो चांस ऑफ लॉस्ट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। जो भी आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसका जो लॉस होने का चांसेस होता है वो जीरो होता है, और उस पर कुछ एक लो रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो है आपको इंटरेस्ट मिलेगा। बट ये रिस्क मैनेजमेंट की केस कब आती है, जब हम हाई रिस्क लें और उसको मैनेज करने के लिए कुछ, उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हम कुछ अप्रोच जो है वो फॉलो करें। तो ये रिस्क अवर्जन का केस जब हम देखेंगे कि सपोज़ सीनियर सिटीजन जो होते हैं वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, तो वो जैसे एफडी करेंगे या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे या पोस्ट ऑफिस के किसी स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से उनको पैसे जो है मिल जाए। इंटरेस्ट रेट से जो है उनका अमाउंट भी सेफ़ रहे और रेट ऑफ इंटरेस्ट से एक लो रेट ऑफ इंटरेस्ट से उनको इंटरेस्ट भी मिल जाए। बट बैंक ऐसा नहीं कर सकती। इसके केस में जो इन्वेस्टमेंट है, जो भी पब्लिक से जो डिपॉजिट लेती है और इन्वेस्ट करती है उस पर, क्योंकि वो बैंक जो है पब्लिक को भी 3% या 4% के बीच में जो भी अगर सेविंग में रखा है तो उसको देना पड़ता है। अगर वो पैसे को इन्वेस्ट नहीं करेगी हाई रिस्क लेके और पैसे को अगर ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेगी तो फिर उसको लॉस हो जाएगा। इस केस में बैंक जो है रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच को चूज़ करती है इंस्टीड ऑफ अवर्जन। सो वी आर गोइंग टू सी कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है। बैंक्स इन द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन आर कन्फ्रंटेड विद द वेरियस काइंड ऑफ रिस्क ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिस्क, जिसमें कि क्रेडिट रिस्क आता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क आता है, फॉरेन एक्सचेंज आता है, लिक्विडिटी, इक्विटी प्राइस, कमोडिटी, लीगल रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, रेपुटेशनल, ऑपरेशनल रिस्क। ये वेरियस तरह के जो है रिस्क होते हैं। जब भी बैंक अपना इन्वेस्टमेंट करता है तो या बैंकिंग बिजनेस चलाता है तो कितने तरह के रिस्क होते हैं, जैसे कि क्रेडिट रिस्क होता है, लोन प्रोवाइड करता है उस केस में। तो रिस्क को मैनेज करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन होता है। किसी भी बैंक या कंपनी का रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन जो है ये इंश्योर करता है कि रिस्क से होने वाले लॉसेस को अप्रोप्रिएटली या अच्छे तरीके से कैसे मैनेज किया जा सके। तो ये हो जाता है कि रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन। अब जैसे देखिए ऑपरेशनल रिस्क की बात करें तो इन ऑपरेशनल रिस्क इट इज़ वेरी इजी फॉर मैनेजमेंट एंड स्टाफ टू फॉलो अ सिस्टमेटिक ऑर्डर टू अवॉइड रिस्क, जैसे कि वर्क मिनिमाइज या कुछ। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर ऑपरेशनल रिस्क में एक प्रोजेक्ट पे कोई काम कर रहा है तो उस केस में एक सबसे लोअर जैसे क्लैरिकल स्टाफ इन केस स्टार्ट करता है। अभी बैंक में ही हम देख लेते हैं कि 2 वे वेरिफिकेशन होता है। अगर किसी क्लैरिकल स्टाफ ने एक टीएम मारा है तो उसको पोस्ट करने के लिए ऑफिसर के पास जाता है
क्योंकि उसको वो पावर नहीं होती है ताकि वो पोस्ट कर सके, वो एंट्री को पोस्ट कर सके। तो इसमें जो है रिस्क को, ऑपरेशनल रिस्क में हम बोलेंगे कि इसको मैनेज करने के लिए टू वे जो है ऑथेंटिकेशन करते हैं, टू वे वेरिफिकेशन करते हैं, ताकि एक ने एंट्री मारा, दूसरे ने वेरीफाई किया कि चलो प्रॉपर है क्या, सारे सपोज एक चेक से एंट्री मारता है तो चेक डिटेल डाला है क्या, चेक पे डेट डाला है क्या, पोस्ट डेटेड तो नहीं है, या स्टेल चेक तो नहीं है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है वेरीफायर जो है वो वेरीफाई करता है। तो छोटी छोटी बातें जो है सब रिस्क में ही कवर होती है, सब सारी रिस्क को ही कवर करती है। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि रिस्क जो है, रिस्क मैनेज करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है रिस्क को आइडेंटिफाई करना। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन सबसे फर्स्ट होता है, जिसमें आता है कि कौन कौन से टाइप के रिस्क हैं और उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। तो फर्स्ट अगर हम ले लेते हैं क्रेडिट रिस्क, तो ये जो होता है लोन से रिलेटेड एक्टिविटी से क्रेडिट रिस्क अराइज होता है। जैसे कि लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है, बोरोवर ने लोन लिया बट वो डिफ़ॉल्ट कर दिया, उसने उसका इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल चुकाया नहीं, तो वो क्रेडिट रिस्क के केस में आ जाता है। दूसरा जो होता है लिक्विडिटी रिस्क होता है। लिक्विडिटी रिस्क इस केस में जो होता है, बोरोवर तो हमें पे नहीं कर रहा है, पर बैंक ने जहाँ से भी पैसे लिए हैं उसे रिटर्न तो करना पड़ेगा। लाइक कि लोन पे नहीं किया कस्टमर ने, बट हमने जो कस्टमर का डिपॉजिट लिया है, बैंक ने जो कस्टमर का डिपॉजिट लिया है उसे वो पे करना पड़ेगा। तो ये लिक्विडिटी रिस्क में होता है। थर्ड हो जाता है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इसके केस में होता है ओपन पोजीशन के कारण जो होता है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क अकर होता है। फिर फोर्थ नंबर जो आता है, फोर्थ नंबर इज़ इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। इसके केस में जैसे कि फ्रीक्वेंट चेंज इन द इंटरेस्ट रेट होता है, मार्केट में अगर फ्रीक्वेंसी जो है इंटरेस्ट रेट चेंज होने की ज़्यादा है तो इट लीड्स टू अ इंटरेस्ट रेट रिस्क। फिर फिफ्थ नंबर आ जाता है ऑपरेशनल रिस्क अभी मैंने डिफ़ाइन किया था कि ऑपरेशनल रिस्क होता क्या है। जैसे कि स्टाफ नेग्लिजेंस, स्टाफ जो है एंट्री मारते समय, चेक की एंट्री मारते समय उसने ध्यान नहीं दिया, 5,000 को 5 लाख की एंट्री मार दी और उसके पास इतनी है पावर की वो पोस्ट भी कर दिया। तो फिर इस टाइप के केसेस में जो है नेग्लिजेंस हो गया। या फिर देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ड्यू टू सम ब्रेक डाउन इन द इंटरनल कंट्रोल ऑफ बैंक, तो ये भी ऑपरेशनल रिस्क के केस में हो जाता है। उसके बाद आता है 6 नंबर इज़ सेटलमेंट रिस्क। सेटलमेंट रिस्क जिसको हम लोग डिलीवरी रिस्क भी बोलते हैं, इसको हम लोग डिलीवरी रिस्क के नाम से भी जानते हैं। ये रिस्क एक सपोज कि एक एग्री टाइम पे अगर कोई पार्टी जो है फेल टू डिलीवर और डू सेटलमेंट, देन सेटलमेंट रिस्क अराइज होता है। अगर किसी पार्टी ने एक बोला है कि मैं इस स्पेसिफाइड डेट को 10th ऑफ दिस मंथ आई विल पे दिस या आई विल सेटल दिस अमाउंट, बट वो फेल टू पे हो जाता है, तो सेटलमेंट रिस्क अराइज होता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है रेपुटेशनल रिस्क के केस में क्या हो जाता है कि अभी देखिए बैंक हर एक चीज़ों के लिए जो है ये एम्प्लॉय हायर नहीं कर सकती है क्योंकि वो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी बैंक की। तो इस केस में कुछ चीज़ें जो है बैंक आउटसोर्स करती है, आउटसोर्स सर्विसेज यूटिलाइज़ करती है। तो आउटसोर्स सर्विसेज के केस में वो किस टाइप से सर्विसेज दे पा रहे हैं कस्टमर के, तो वो टोटली जो होता है डिपेंड करता है बैंक के रेप्यूटेशन पे। और वो ये बैंक के एम्प्लॉय है, चाहे वो आउटसोर्स हो बट वो बैंक के नाम पे जाएगा, तो रेपुटेशनल रिस्क भी इसके केस में अराइज होता है। फिर लास्ट वन जो है वो सिस्टमेटिक रिस्क होता है। ये सिस्टमेटिक रिस्क। नेक्स्ट जो है सिस्टमिक रिस्क, ये फाइनेंस के केस में सिस्टमिक रिस्क वी कैन से कि इट इज़ अ रिस्क ऑफ कोलैप्स ऑफ इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम और इंटायर मार्केट एज अपोज टू द रिस्क एसोसिएटेड विद द वन इंडिविजुअल एंटिटी। किसी इंडिविजुअल एंटिटी या कंपनी के कोलैप्स होने से ये रिस्क नहीं आती है। जब भी इंटायर रिस्क जो है, इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ही कोलैप्स हो जाता है, जैसे 2008 का जो रिसेशन आया था, तो वो सिस्टमिक रिस्क तभी अराइज हुआ था कि ये सिस्टमिक रिस्क कहलाता है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ कैटेगरी ऑफ रिस्क। सो ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस किस टाइप के जो है रिस्क जो है सिस्टम में अकर हो सकते हैं।
नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी कि दूसरा जो है रिस्क मैनेजमेंट करने का तरीका क्या है। तो अब पहला तो हम आइडेंटिफाई कर लिए, रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिए। उसके बाद जो आता है रिस्क क्वांटिफिकेशन, रिस्क को क्वांटिफिकेशन, ये इसको हम लोग रिस्क मेजरमेंट बोल सकते हैं कि आइडेंटिफाई कर लिया तो अब रिस्क मेजर करने के लिए क्या उपाय है। तो रिस्क मेजर जो होता है वो रेटिंग मॉडल के हिसाब से होता है। इट इज़ डन बाय रेटिंग मॉडल, जिसमें स्केल ऑफ रिस्क को मापने के लिए ये होते हैं, एक मॉडल होता है जिसमें वो स्पेसिफाई करता है कि दिस रिस्क इज़ फॉर ए कैटेगरी है, A+ है, या ये ए है, ट्रिपल A है, या AA है, या A+ है, या फिर B, ये कौन सा जो है कौन से कैटेगरी में, ये स्केल ऑफ रिस्क जो है कौन से कैटेगरी में आता है। तो इस हिसाब से जो है मेज़रमेंट होता है। अभी कोई भी रिस्क अकर होता है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद रिस्क मेजरमेंट कर लिए। अब थर्ड आ जाता है कि रिस्क को मिटिगेट कैसे किया जाए, कि जो भी रिस्क अकर हुआ है उससे राहत कैसे मिले। रिस्क मिटिगेशन आता है, रिस्क मिटिगेशन। रिस्क मिटिगेशन के केस में क्या होता है कि इसके केस में हाउ टू कंट्रोल द रिस्क, जो भी रिस्क अकर हुआ है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, हाउ टू कंट्रोल द रिस्क। तो इन केस ऑफ क्रेडिट रिस्क देख लेते हैं। अगर क्रेडिट रिस्क हुआ, क्रेडिट रिस्क के केस में अगर हम क्या कर सकते हैं, जैसे मार्जिन ऑफ बोरोवर को क्या मार्जिन दिया है वो देखना, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है क्या, या कोलैटरल या गारंटी हमने लिया है क्या लोन को देते समय, या टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है इससे भी हम रिस्क मिटिगेट कर सकते हैं। सेकेंड, ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क के केस में जो है हम क्या कर सकते हैं कि रेगुलर इंस्पेक्शन कर सकते हैं, स्टाफ को एजुकेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोग रिस्क मिटिगेट कर सकते हैं। फिर फोर्थ नंबर आता है रिस्क रिव्यू। अभी मिटिगेट हो गया तो उसको रिव्यू करना भी ज़रूरी है। रिस्क रिव्यू के केस में क्या होता है कि क्वार्टरली रिव्यू ऑफ लोन। क्रेडिट रिस्क के केस में देख लेते हैं कि हम लोन जो है जो दिया है उसको क्वार्टरली रिव्यू कर रहे हैं क्या, ये सारी चीज़ें देख लेना। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है रिस्क का प्राइसिंग। इसमें जो है रिस्क प्राइसिंग के केस में बैंक का रेवेन्यू अफेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होता है रिस्क मैनेजमेंट का हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट। फिर रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन में हमने क्या देखा कि किसी भी बैंक या कंपनी का रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन ये इंश्योर करता है कि रिस्क से होने वाले लॉसेस को अप्रोप्रिएटली अच्छी तरीके से कैसे मैनेज किया जा सके। तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन दिया हुआ है। द ब्रॉड पैरामीटर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन क्या क्या कवर करती है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर बताती है कि ये फंक्शन रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन में आता है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है। सेकेंड आ जाता है कि कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मेजरमेंट अप्रोच क्या है, कौन कौन से रिस्क मेजरमेंट अप्रोच उन्होंने, जैसा मैंने रेटिंग मॉडल बताया कि ये रिस्क जो है एक स्केल पे क्लासिफाई होती है कि इसकी कैटेगरी कौन से, इस रिस्क की कैटेगरी क्या है, AA है, A+ है, डिपेंड अपॉन द रेटिंग मॉडल ये मेजरमेंट होता है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड विच शुड बी कंसिस्टेंट विद द ब्रॉडर बिजनेस स्ट्रेटजी। ये रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज अप्रूव बाय बोर्ड का मतलब क्या हुआ। अब क्रेडिट रिस्क का एग्जांपल देख लेते हैं। वी कैन से कि द बैंक्स गिव क्रेडिट रिस्क प्राइम अटेंशन एंड शुड पुट इन प्लेस अ लोन पॉलिसी टू बी क्लियर्ड बाय देयर बोर्ड्स दैट कवर द मेथोडोलॉजी फॉर मेजरमेंट, मॉनिटर एंड कंट्रोल ऑफ क्रेडिट रिस्क। इसके केस में क्या होता है कि बैंक जो है एक कमेटी बनाती है जिसमें कि है वो ये एक बोर्ड से है, उनके बोर्ड क्लियर करते हैं कि ठीक है ये रिस्क का मेथोडोलॉजी क्या होगा, क्रेडिट रिस्क अगर हमें लोन देना है तो इसकी मेथोडोलॉजी क्या होगी, उसके मेजरमेंट क्या होंगे, और उसको मॉनिटर एंड कंट्रोल करने के लिए क्या अप्रोच हम लोग फॉलो करेंगे। तो वो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज़ में आ जाते हैं। नाउ वी कैन सी कि गाइडलाइन एंड अदर पैरामीटर used to govern risk taking including detailed structure of prudential limit। तो गाइडलाइन हम क्या ले रहे हैं उसके बारे में है। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग MIS फॉर रिपोर्टिंग, मॉनिटर, कंट्रोल। इसके केस में होता है कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर जो है हम लोग जो बैंक जो है कौन सी सॉफ्टवेयर अडॉप्ट की है, कौन से सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं और वो प्रॉपर रिपोर्टिंग, मॉनिटर और कंट्रोलिंग रिस्क का कर पा रहा है क्या। फिर उसके बाद है कि वेल आउट प्रोसीजर, इफेक्टिव कंट्रोल एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एक फ्रेमवर्क तैयार हुआ है क्या प्रॉपर, जिसके रिस्क को मिटिगेट किया जा सके। देन है पीरियोडिक रिव्यू। तो ये सारे जो मैंने अभी आपको बताया कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क मेजरमेंट, रिस्क रिव्यू, ये सारे जो है मैनेजमेंट फंक्शन उसी में आ जाते हैं। नाउ वी कैन सी द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रक्चर।
रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सारे बैंकों का अपना एक जो है लोअर लेवल से लेके अपर लेवल तक एक स्ट्रक्चर रहती है। इसमें एक सेपरेट रिस्क मैनेजमेंट की डिपार्टमेंट होता है जो स्पेशली वर्क करता है कि किस काम को करने से कितना रिस्क अराइज हो सकता है और उसको कैसे मिटिगेट किया जा सके, कैसे मैनेज किया जा सके, कैसे उसका आइडेंटिफाई किया जा सके। तो ये रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो है वो टोटली उस पर ही काम करती है। तो वी कैन सी कि ईच बैंक शुड सेट रिस्क लिमिट आफ्टर असेसिंग इट्स रिस्क एंड रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। वो एक ना हर एक बैंक जो है, ईच बैंक शुड सेट रिस्क लिमिट, एक अपना हर एक बैंक अपना एक रिस्क लिमिट सेट करती है, वो अपने रिस्क और रिस्क बियरिंग कैपेसिटी को देखते हुए। एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल द टास्क ऑफ ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट इज असाइन टू एन इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। अभी मैंने जो बताया वही यहाँ पे आप एक्सप्लेन किया है कि एक रिस्क मैनेजमेंट कमिटी होती है, बोर्ड होता है जो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लोन रिव्यू मैकेनिज्म। नाउ वी कैन सी लोन रिव्यू में ये क्या होता है। इट इज़ एन इफेक्टिव टूल फॉर कॉन्स्टेंट इवेल्युएशन ऑफ क्वालिटी ऑफ लोन बुक। जो भी लोन हमने दिया है उसकी क्वालिटी को इवेल्युएट करते रहने का इफेक्टिव टूल होता है लोन रिव्यू मैकेनिज्म। एंड फॉर ब्रिंगिंग अबाउट क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन क्रेडिट एडमिन, बैंक हैव देयरफॉर यूज्ड LRM for large value account with responsibility assigned in various areas such as evaluating in effective loan admin, maintaining integrity of credit। मोस्टली क्रेडिट रिस्क के लिए जो है लोन नाम से ही सजेस्ट होता है कि लोन रिव्यू मैकेनिज्म क्रेडिट रिस्क को जो है वो कवर करता है। सो वी कैन सी कि द मेन ऑब्जेक्टिव LRM का ऑब्जेक्टिव मेन क्या होता है। सबसे पहला है कि प्रॉम्प्टली आइडेंटिफाई लोन्स विच डेवलप क्रेडिट वीकनेस एंड इंटीमेट टाइमली करेक्टिव एक्शन। जो लोन जैसे कि NPA होने जा रहा है या होने वाला है तो उसको आइडेंटिफाई करना। इवेल्युएट पोर्टफोलियो क्वालिटी एंड आइसोलेट पोटेंशियल प्रॉब्लम एरिया। फिर रिस्क को आइडेंटिफाई करेगा कि उसकी क्वालिटी क्या है, रिस्क की उसका पोटेंशियल क्या है पे करने का। देन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर डिटरमाइनिंग एडिक्वेसी ऑफ लोन लॉस प्रोविजन। उसके बाद जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि ये डिटरमाइनिंग एडिक्वेसी पर लोन कितना लॉस हो सकता है क्या, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट वी कैन सी असेस द एडिक्वेसी एंड अडरेंस ऑफ लोन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। उसके बाद है प्रोवाइड टॉप मैनेजमेंट विथ इंफॉर्मेशन ऑन क्रेडिट एडमिन। तो ये सारी चीज़ें जो है LRM का काम है ये। नाउ वी कैन सी द क्रेडिट, इसमें क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कि क्रेडिट रिस्क क्या होता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि RBI ने गाइडलाइन कब इशू किया था रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए। सो वी कैन से कि RBI इशूड गाइडलाइन ऑन रिस्क मैनेजमेंट इन बैंक ऑन अक्टूबर 20, 1999। 20 अक्टूबर 1999 को जो है रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइन इशू किया था, जो ब्रॉडली क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क को कवर करता है। तो उसमें RBI ने ये बैंकों को ऐसा बोला कि अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बढ़ने से कुछ रिस्क हो सकता है तो बैंक शुड अडॉप्ट प्रॉपर सिस्टम टू मेजर, मॉनिटर एंड कंट्रोल ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क एंड क्रेडिट रिस्क। तो ये सारी चीज़ें जो है RBI के गाइडलाइन में आता है, जो 20 अक्टूबर 1999 को जो है रिस्क को मैनेज करने के लिए एक गाइडलाइन इशू किया था। उसमें ये सबसे पहला जो है क्रेडिट रिस्क जो कि लोन से आता है। तो अभी इसमें हमने पीछे भी पैराग्राफ में बहुत डिस्कस किया कि क्रेडिट रिस्क कब आता है। जब भी लोन देते हैं, क्रेडिट रिस्क इज डिफाइंड एज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस एसोसिएटेड विद द डिमिन्यूएशन इन द क्रेडिट क्वालिटी ऑफ बोरोअर। अगर बोरोअर डिफ़ॉल्ट कर देता है तो क्रेडिट रिस्क अकर होता है। उसके बाद क्रेडिट्स में टेक द फॉलोइंग फॉर्म। ये डायरेक्ट लेंडिंग, प्रिंसिपल्स एंड इंटरेस्ट अमाउंट में नॉट बी रिपेड। जो भी प्रिंसिपल्स और इंटरेस्ट अमाउंट जो है पे नहीं कर रहा है तो डायरेक्ट लेंडिंग हो जाता है, ये क्रेडिट रिस्क में आता है। फिर गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट। सो वी कैन सी कि गारंटी एंड लेटर ऑफ क्रेडिट पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था ऑफ बैलेंस शीट आइटम, जिसमें हमने बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में पढ़ा था, तो ये उससे रिलेट करता है। फिर ट्रेजरी ऑपरेशन, द पेमेंट और सीरीज ऑफ पेमेंट ड्यू फ्रॉम द काउंटर पार्टी से जो है पेमेंट या सीरीज ऑफ पेमेंट ड्यू हो जाता है तो वो क्रेडिट रिस्क में ट्रेजरी ऑपरेशन में आता है। देन सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग बिजनेस,
जो भी सिक्योरिटीज़ में बिजनेस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो उससे जो भी इफेक्ट होता है, फंड सिक्योरिटी सेटलमेंट में भी नॉट बी अफेक्टेड। सेटलमेंट रिस्क हमने देखा था, वो भी ये जो है क्रेडिट के केस में आ जाता है। फिर क्रॉस बॉर्डर एक्सपोजर, द अवेलेबिलिटी एंड फ्री ट्रांसफर ऑफ फॉरेन करेंसी फंड्स में इधर सीज और रेस्ट्रिक्शन में बी इम्पोज बाय द सॉवरेन। तो ये सारे जो है ये क्रेडिट रिस्क के केस में आ जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क होता क्या है? तो मार्केट रिस्क के केस में जो है आरबीआई आस्क बैंक टू अडॉप्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर कैपिटल इन्फ्यूजन एंड मेंटेनेंस, जो कि बेसल नॉर्म्स होता है। तो मार्केट रिस्क के केस में हम देख लेते हैं कि ट्रेडिशनल क्रेडिट मैनेजमेंट वाज प्राइमरी चैलेंज फॉर बैंक विथ प्रोग्रेसिव deregulation, market risk arising, adverse change of market variables such as interest rate, foreign exchange, equity price। तो ये सब के केस में जो है मार्केट रिस्क में ही इतने सारे आ जाते हैं। ये लिक्विडिटी का फॉर्म ले सकता है, फॉरेन एक्सचेंज, इक्विटी, इंटरेस्ट रेट या कमोडिटी। तो इसके लिए जो है आरबीआई ने बेसल नॉर्म्स को अडॉप्ट करने के लिए बैंकों को बोला है। उसके बाद आता है ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क जो है, ऑपरेशनल रिस्क के केस में आरबीआई ने ये बोला है कि अगर बैंक में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बढ़ने से कुछ रिस्क होता है तो बैंक शुड अडॉप्ट प्रॉपर सिस्टम इसको मेजर करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए और ऑपरेशनल रिस्क को कंट्रोल करने के लिए जो है वो प्रॉपर सिस्टम जो है वो अडॉप्ट कर सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं? अब जी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दिया है, तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल इन ईच बैंक द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इज असाइन टू। रिस्क मैनेजमेंट की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे किसको असाइन होता है? तो रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, यहाँ पे आंसर हो जाएगा रिस्क मैनेजमेंट कमिटी को असाइन होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन आंसर ये बन सकता है। अभी सेकेंड देखें तो क्रेडिट रिस्क से क्वेश्चन कैसे बन सकता है? इसमें ये पूछा जा सकता है कि क्रेडिट रिस्क में टेक विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। अगर कुछ ऑप्शन दिए हैं जैसे कि डिफ़ॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल्स और इंटरेस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटेड लोन, तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो क्रेडिट रिस्क में आता है। सेकेंड हो जाता है कि क्रिस्टलाइजेशन ऑफ लाइबिलिटी अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट, तो यहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट, तो ये भी क्रेडिट रिस्क में आ जाता है। थर्ड हो जाता है कि सिक्योरिटी सेटलमेंट नॉट बीइंग अफेक्टेड बाय द अदर बैंक, सिक्योरिटी सेटलमेंट, तो ये सब जो है वो टोटली क्रेडिट रिस्क के केस में आ जाता है। नेक्स्ट जो है मार्केट रिस्क से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? अगर पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कैटेगराइज एज अ पार्ट ऑफ मार्केट रिस्क, तो ऑप्शन दे देगा लिक्विडिटी रिस्क, लीगल रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज, इंटरेस्ट रेट, तो कौन सा होगा? लीगल रिस्क। अब लीगल रिस्क जो है इसके कैटेगरी में नहीं आएगा। तो वी कैन से कि तो हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अभी ये 5 ऑप्शन हमें ध्यान रहेगा कि ये मार्केट रिस्क में आता है, इसमें अगर लीगल डाल दिया तो वहाँ पे हमने अगर ऑप्शन लीगल टिक कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि लीगल रिस्क कैन नॉट कम अंडर मार्केट रिस्क। सो वी कैन से कि इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब देख लेते हैं कि ऑपरेशनल रिस्क से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा कि इफ़ देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ड्यू टू सम ब्रेक डाउन इन द इंटरनल कंट्रोल ऑफ बैंक, इंटरनल कंट्रोल ऑफ बैंक का कुछ ब्रेक डाउन हो जाता है तो ये कौन से रिस्क में कैटेगराइज हो जाएगा? तो वी कैन से ये ऑप्शन रहेंगे मार्केट रिस्क, टेक्नोलॉजी रिस्क, सिस्टमिक रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। तो आप उसमें बोल सकते हैं कि दिस इज़ कम अंडर ब्रेक डाउन ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑफ सिस्टम होता है तो ऑपरेशनल रिस्क अकर होता है। So by this way we can categorize the all the risk and all the questions also. So friends, this is all about the risk management and types of risk, functions of risk management. So we are going to see the Basel norms in the next video. Thank you so much for watching this video.